काल में बंद हुआ, बसपा ने बेच दिया, बैतालपुर बेच दिया, गौरी बाजार, जो 3 हमारे आय के स्रोत थे। और अभी विगत दिनों मुख्यमंत्री जी भाटपार में आए थे, उन्होंने घोषणा की है कि बहुत जल्द ही हम देवरिया में चीनी मिल स्थापित करेंगे। तो विकास की दृष्टि से और संपर्क मार्गों को यहाँ जोड़ा गया है। अभी विधायक जी ने कम से कम 150 गाँवों को संपर्क मार्गों से जोड़ा है, इंटरलॉकिंग, सीसी, इस तरह के पिच रोड के माध्यम से। तो एक विकास की लोगों में विश्वास जगा है, सरकार से जगा है। और जो वर्तमान सरकार है, हमारे योगी जी की सरकार है, इस सरकार से एक आम लोगों में विश्वास जगा है, गरीबों में जगा है, गरीबों की बीमारी से जगा है, उनके शिक्षा को लेकर के जगा है, उनके विकास को लेकर के जगा है, उनके आवागमन को लेकर के जुड़ा है, उनको बिजली मिलने से जुड़ा है। मूलभूत जो आवश्यकताएं थी गरीबों के लिए, आम आदमी के लिए, उसको सरकार ने पूरा करने का प्रयास किया है। आने वाले समय में उनको और बेहतर शिक्षा कैसे मिले, स्वास्थ्य कैसे मिले, उनका विकास कैसे हो, उस ओर आगे सरकार करेगी, ये हमको विश्वास है और दिख भी रहा है। अगर मूलभूत सुविधाओं की अगर बात की जाए तो देवरिया सदर विधानसभा क्षेत्र में काफ़ी विकास हुआ है और विकास की मुख्य धारा से जोड़ने के लिए यहाँ के जनप्रतिनिधियों ने ध्यान दिया है। हम चलते हैं यहाँ पे, कुछ हमारे समाजवादी पार्टी के यहाँ पे लोग मौजूद हैं, उनसे जानते हैं कि अभी कुछ यहाँ पे जो खड़े हमारे नुमाइंदे वो कह रहे थे कि सपा बसपा की सरकारों में चीनी मिलों को बेच दिया गया। क्या वजह रहा, क्या मजबूरी रही कि लोगों ने चीनी मिल को बेच दिया? आपको बहुत बहुत धन्यवाद देना चाहते हैं कि आज हम लोग को डिबेट में आपने बुलाया। आपको सदर देवरिया विधानसभा के अंतर्गत जितने भी चीनी मिल 2-3 थे, बैतालपुर, देवरिया, पूर्ववर्ती सरकारों ने जिस तरीके से चीनी मिल नहीं चालू कर पाया, तो इनकी 4.5 साल की गवर्नमेंट बीत चुकी, 6 महीने 2 महीने और बचे हैं। आज तक इन्होंने जो हमारा मूलभूत देवरिया सदर में ये चीनी मिल से जो लोग व्यापार करते थे, जो व्यवसाय होता था, जो गरीब मजदूर किसान अपना गन्ना ला करके बेचते थे उचित मूल्य पे, आए तो दोगुना कर नहीं पाए किसानों का, गन्ने का उचित मूल्य दे नहीं पाए। और 4.5 साल की सरकार में केवल इन्होंने एक ही काम किया, केवल झूठ बोला और लोगों को गुमराह किया। आप बताइए, जो यहाँ पे समाजवादी नेता कार्यकर्ताओं ने जो बयान दिया है, उस पर आप कितना सहमत हैं? मैं बताना चाहता हूँ अपने बड़े भाई समाजवादी नेता हृदयनाथ जायसवाल जी को, आपको भी अनुभव करना चाहिए, या पुराने नेता हैं। अभी मेरी सरकार पूरे प्रदेश के अंदर लगातार इधर 4 या 6 महीने के अंतर्गत सभी इंटर कॉलेजों में कम से कम 8 से 10 नियुक्ति पत्र सबको दिया गया है। और आयोग के द्वारा चयनित शिक्षक आज विद्यालयों में चयनित हो चुके हैं। इसकी आप पता करिए। शिक्षा के क्षेत्र में जो बात हुई, माननीय मुख्यमंत्री मुलायम सिंह जी रहे और माननीय अखिलेश यादव जी रहे, आजमगढ़ उनकी धरती रही। पूर्वांचल के अंदर शिक्षा के क्षेत्र में कौन सा इन्होंने विकास किया था? और हमने पहली बार उत्तर प्रदेश में अगर सरकार बनी है योगी आदित्यनाथ की, तो आजमगढ़ में विश्वविद्यालय देने का काम शिक्षा के क्षेत्र में मैंने किया है, न कि इन लोगों ने किया है। दूसरी बात, इन्होंने कहा कि टीटी की परीक्षा में भ्रष्टाचार हुआ, उसके अंदर घुसपैठिए के रूप में समाजवादी पार्टी के लोग बिना डिग्री लिए उसके अंदर प्रवेश कर चुके हैं। आज उनको बर्खास्त किया जा रहा है, हटाया जा रहा है, और मेरी सरकार उसके लिए नकेल कस रही है। एसटीएफ लगी हुई है और कोई वजह का नहीं। कल हमारे मुख्यमंत्री ने परसों घोषणा किया कि जो भी घुसपैठिए घुसकर इस तरह से गंदा काम किए हैं, उनके घरों पर बुलडोजर जाएगा और उनसे पैसा वसूली की जाएगी। और शिक्षकों के साथ और छात्रों के साथ कोई भी अन्याय नहीं होगा और उनके आने जाने का निःशुल्क व्यवस्था की जाएगी और कोई अलग से शुल्क नहीं देना होगा। पूरा परीक्षा कराई जाएगी। पारदर्शी सरकार मेरी है, योगी की सरकार है, मोदी की सरकार है। अभी आपने सुना इस खास पेशकश दंगल के प्रोग्राम में यहाँ पे जो हमारे नुमाइंदे आए थे, उनका साफ तौर पे कहना है कि देवरिया सदर विधानसभा क्षेत्र में विकास तो हुआ है, लेकिन विकास की और आवश्यकता है। संजय सिंह, सहारा समय, देवरिया। फिलहाल यहाँ रुक रहे हैं एक छोटे से ब्रेक के लिए। दिल्ली सरकार के स्कूलों के 3 लाख बच्चे, उनके 51,000 बिजनेस आइडियाज और सरकार की ओर से 60 करोड़ रुपए का सीड कैपिटल। ये है दुनिया का सबसे बड़ा स्टार्टअप प्रोग्राम बिजनेस ब्लास्टर्स। बिजनेस ब्लास्टर्स प्रोग्राम के हर एपिसोड में हम मिलेंगे ऐसी ही 3 टीमों से जो इन्वेस्टर्स के सामने अपने बिजनेस आइडिया को करेंगी पिच।
ताकि उन्हें अपने बिजनेस के लिए मिल सके इन्वेस्टमेंट। अब कल के बड़े बड़े बिजनेसमैन एंड वुमेन निकलेंगे दिल्ली सरकार के स्कूलों से। बिजनेस ब्लास्टर्स 28 नवंबर से हर रविवार शाम 7 बजे प्रमुख टीवी चैनल्स पर। भी तो समझना चाहिए ना। अरे ये क्या कर रही है? अपने लिए कुछ बचाई हो कि नहीं कि सब हमको ही परोसे दे रही है? चिंता मत करिए, इतना बचाए कि अभी कोई मेहमान भी आ जाए ना तो वो भी भूखा ना जाएगा। हमारे घर से कोई भूखा ना जाएगा, ये बात कहने लायक हम बस इसी सरकार की वजह से हो पाए। गरीब की थाली में रोटी बनी रहे और उसे किसी के सामने हाथ ना फैलाना पड़े, ये सिर्फ इसी सरकार ने सोचा है। कोरोना में कोटे से अगर अनाज मुफ्त में नहीं मिलता तो बच्चे तो भूखे ही मर जाते। काम धंधा सब बंद थे, फिर भी मनरेगा की मजदूरी मिली, ऐसे में कमाई चलती रही। इस मुसीबत की घड़ी में भी इस सरकार ने हमारा हाथ थामे रखा। सोच ईमानदार, काम दमदार। और ब्रेक के बाद आप सभी का स्वागत है। तो देवरिया को बीजेपी के लिए एक अहम जिला माना जाता है क्योंकि 2017 में हुए विधानसभा चुनाव में बीजेपी ने देवरिया की 7 विधानसभा सीटों में से 6 सीटों पर कब्जा किया था, जबकि 1 सीट एसपी ने जीती थी। 2017 में बीजेपी के उम्मीदवार जन्मेजय सिंह ने एसपी के उम्मीदवार जेपी जायसवाल को करीब 40,000 वोट से हराया था। हालांकि 2020 में तत्कालीन विधायक जन्मेजय सिंह का निधन हो गया था, जिसके बाद 2020 में हुए उपचुनाव में एक बार फिर से बीजेपी की जीत हुई। डॉक्टर सत्यप्रकाश मणि त्रिपाठी यहां से विधायक बने और वहीं इससे पहले 2012 के विधानसभा चुनाव में भी देवरिया में बीजेपी का ही परचम लहराया था। – 2022 में किस पार्टी की जीत संभव है, क्या बन रहे हैं चुनावी समीकरण, इस बारे में ज्यादा जानकारी के लिए बात करेंगे संवाददाता संजय सिंह से। संजय, सबसे पहले आपसे हम जनता का रुझान जानना चाहेंगे कि जनता का मूड क्या है आखिर 2022 को लेकर। जी, आपको बता दें जिस तरीके से 4.5 साल के कार्यकाल के दौरान उत्तर प्रदेश की सरकार ने जो काम किया है उसको जनता एक तरफ उसको काफ़ी सार्थक रूप में देख रही है। लेकिन अगर बात की जाए देवरिया जिले के 7 विधानसभा क्षेत्रों में विकास की, तो विकास की मुख्य धारा से तो जोड़ा गया है, लेकिन अभी काफ़ी काम करना और बाकी है, जिसके लिए तमाम दावे किए जा रहे हैं। तमाम योजनाओं के लोकार्पण शिलान्यास भी किए गए हैं। अभी मुख्यमंत्री जी भाटपारा रानी विधानसभा क्षेत्र में गए थे, जहां उन्होंने 291 करोड़ की परियोजनाओं का आधारशिला रखा, वहां पे उद्घाटन किया। तो लोग यह कयास लगा रहे हैं कि भारतीय जनता पार्टी की सरकार अगर 2022 में अगर दोबारा रिपीट होती है तो निश्चित रूप से देवरिया में विकास की मुख्य जो धारा है उससे जोड़ने में काफी सफलता मिलेगी। जी बिल्कुल संजय, देखिए अभी हम सुन रहे थे कि आप तमाम जनप्रतिनिधियों से बातचीत कर रहे थे, वो अपनी अपनी पार्टियों की उपलब्धियां गिना रहे थे। लेकिन अगर हम भारतीय जनता पार्टी की बात करें, क्योंकि 6 सीटों पर बीजेपी का कब्जा है और जो बाई इलेक्शन हुआ था उसमें भी 1 सीट पर फिर से बीजेपी जीती है, तो 7 की 7 सीट कह सकते हैं कि बीजेपी के खाते में है। ऐसे में इसे बीजेपी का गढ़ कहा जा सकता है, क्योंकि 2017 में हमने देखा था कि किस तरह से मोदी मैजिक चला था। क्या वो मोदी मैजिक 2022 में भी देखने को मिलेगा? जनता किस तरह से देख रही है? देखिए, हम
एक बात बता दें आपको, देवरिया जिले का जो परिदृश्य है, यहाँ पे 7 विधानसभा सीटें हुआ करती हैं। यहाँ पे 6 पर भारतीय जनता पार्टी ने कब्जा किया है, जिसमें कृषि मंत्री सूर्य प्रताप शाही का भी क्षेत्र पथरदेवा है। जयप्रकाश सिंह निषाद का जो क्षेत्र है रुद्रपुर विधानसभा क्षेत्र है, जहाँ से उन्होंने अखिल भारतीय राष्ट्रीय कांग्रेस के प्रवक्ता अखिलेश प्रताप सिंह को उन्होंने पराजित करके इस सीट जीती थी। तो कुल मिला जुला कर अगर बात की जाए, जो हमारी बातें वहाँ के स्थानीय लोगों से हुई, लोगों का साफ तौर पर कहना था कि जो हमारे जनप्रतिनिधि हैं वो काम तो कर रहे हैं, लेकिन अगर इंडिविजुअल कामों की बात की जाए तो कहीं न कहीं जनता उनसे नाखुश जरूर दिख रही है। इसमें उनको सुधार करना होगा, तभी आगामी विधानसभा के चुनाव में वो जीत के करीब पहुंच सकते हैं और जनता अपना सहयोग दे सकती है। तो कुल मिला जुला कर अगर कहा जाए तो जनता का रुख तो है, लेकिन जनप्रतिनिधियों का जो रुख है वो कहीं जनता से दूर दिख रहा है। जी देखिए, किसान बहुत ज्यादा होते हैं। अगर हम देवरिया की बात कर रहे हैं तो उस साइड किसान बहुत ज्यादा होते हैं संजय, और ऐसे में अभी जो कृषि कानून वापस हुआ है, तो क्या किसानों का अब जो पहले सोचना था कि वो नाराज थे किसान यहाँ पे तमाम भारतीय जनता पार्टी से, तो क्या वो नाराजगी अब दूर हो पाई है 2022 के लिए? क्या उनका मोड चेंज हुआ है? देखिए, जो केंद्र सरकार के द्वारा किसानों के जो 3 कानून पास किए गए थे, उसको लेकर के किसान काफ़ी जद्दोजहद में थे। पिछले 1 सालों से वो किसी निर्णायक भूमिका में नहीं आ पा रहे थे। ये जो बिल पास हुआ है किसानों के लिए, वो कितना इनके पक्ष में रहेगा, कितना विपक्ष में रहेगा, लेकिन किसान इस समय खेती बुआई का जो समय चल रहा है, गेहूं की बुआई चल रही है, तिलहन की उसकी बुआई चल रही है, तो कुल मिला जुला के कहा जाए कि किसान अभी अपने कामों में व्यस्त हैं, लेकिन जो प्रतिक्रियाएं आ रही हैं वो निश्चित रूप से किसान बेहद खुश नजर आ रहे हैं। जी, विपक्षी पार्टियों की जमीनी हकीकत क्या है? अगर हम समाजवादी पार्टी, बीएसपी और कांग्रेस की बात करें तो इन तीनों पार्टियों की जमीनी हकीकत क्या है देवरिया में? जी, आपको बता दें कि देवरिया जिले में जो 7 विधानसभा क्षेत्र हैं, लगभग 21 लाख मतदाता यहाँ पे हैं। 11 लाख पुरुष मतदाता हैं, 10 लाख के आसपास महिलाएं मतदाता हैं। तो जो अगर पार्टी वाइज अगर जमीनी हकीकत की बात की जाए तो यहाँ पे सीधी लड़ाई भारतीय जनता पार्टी और समाजवादी पार्टी से है। किसी जमाने में यहाँ बहुजन समाज पार्टी त्रिकोणीय लड़ाई में आती थी, लेकिन पिछले 2012 से और 2017 के बीच और 22 आने वाले 2022 के बीच कहीं न कहीं बहुजन समाज पार्टी हाशिए पे दिख रही है। लेकिन अगर हम बात करें समाजवादी पार्टी और भारतीय जनता पार्टी की, तो इस समय जो हालात हैं वो दोनों की आमने सामने की हालात है। लेकिन एक क्षेत्र हमारे यहाँ देवरिया जिले में रुद्रपुर विधानसभा क्षेत्र है, जहाँ से अखिलेश प्रताप सिंह जो अखिल भारतीय कांग्रेस कमेटी के राष्ट्रीय प्रवक्ता हैं, विधायक भी रहे हैं, स्पोक्समैन भी हैं, उनका जो क्षेत्र है वहाँ पे जरूर कांग्रेस की कुछ लहर दिख रही है। जी, आज की यूथ क्या सोचती है देवरिया की? कितना विकास हुआ है शिक्षा क्षेत्र में? कितना विकास हुआ है देवरिया में? रोजगार में के लिए कितना विकास हुआ है? कितने मेडिकल कॉलेजेस हैं कि अगर कोई बीमार होता है किसी घर में तो क्या वो गोरखपुर की तरफ भागते हैं, या देवरिया में उतनी यहाँ पर मेडिकल कॉलेजेस हैं कि देवरिया में इलाज हो पाता है? जी, आपको बता दें कि एक जमाना था कि पूर्वी उत्तर प्रदेश का जो सबसे जानलेवा बीमारी इंसेफ्लाइटिस, जापानी इंसेफ्लाइटिस का कहर बरपता था, जिसमें तमाम मासूम बच्चे दम तोड़ते थे, और ये सिलसिला लगभग 2017 तक लगातार चला है। और यहाँ से देवरिया जिले से केवल जो केसेज हुआ करते थे जापानी इंसेफ्लाइटिस के महामारी की, उसको रेफर किया जाता था बीआरडी मेडिकल कॉलेज गोरखपुर। लेकिन 2017 के बाद उस पर काबू पाने में काफ़ी सफलता मिली है। और फिलहाल जो महर्षि योगीराज देवरावा बाबा के नाम से जो देवरिया जिले में मेडिकल कॉलेज की स्थापना हुई है, अभी हाल ही में प्रधानमंत्री श्री नरेंद्र मोदी जी ने उसका वर्चुअल उद्घाटन भी किया है। तो निश्चित रूप से अगर बीमारी की बात करें, स्वास्थ्य की बात करें, तो निश्चित रूप से स्वास्थ्य की सुविधा बढ़ी है। और वहीं अगर शिक्षा की बात करें तो शिक्षा के लिए देवरिया जिले में एक बीआरडी डिग्री कॉलेज हुआ करता था, जिसमें कृषि की पढ़ाई होती है, एग्रीकल्चर की पढ़ाई होती है। उसकी काफ़ी दिनों से मांग थी कि इसको विश्वविद्यालय का दर्जा दिया जाए। काफ़ी लोगों को उम्मीदें भी थी, लेकिन आज तक उसको विश्वविद्यालय का दर्जा नहीं मिला। इससे लिए जो युवा हैं, जो पढ़ने वाले छात्र हैं, वो जरूर कहीं न कहीं मायूस दिख रहे हैं। और वहीं अगर बेरोजगारी की बात की जाए तो बेरोजगार युवक इस समय काफी निराश दिख रहे हैं, और उनको ये उम्मीद है कि आने वाले दिनों में अगर 2022 में चाहे वो समाजवादी पार्टी की चाहे भारतीय जनता पार्टी की सरकार बनती है तो निश्चित रूप से उनको एक मुकाम मिलेगा। जी,
बिल्कुल संजय, देखिए विकास एक ऐसा मुद्दा है जिसे ध्यान में रखकर जनता जनार्दन किसी राजनीतिक दल को वोट देती है। तो अगर हम विकास की बात कर रहे हैं तो देवरिया में किन किन क्षेत्रों में विकास हुआ है, क्योंकि जैसे कि आपने बताया कि कई हॉस्पिटल्स भी बने हैं, लेकिन अगर हम कमियों की बात कर रहे हैं कि अभी इन चीजों की आवश्यकता है देवरिया जिले में, तो क्या क्या वो कमियां हैं और किन किन चीजों में सबसे ज्यादा विकास हुआ है, अगर हम 2017 और 2022 को कंपेयर करें तो? जी, अगर आपको बता दें कि अगर कंपेयर की बात अगर किया जाए तो 2017 में देवरिया में 4 लेन नहीं था, जो गोरखपुर से लेकर देवरिया और सलेमपुर तक लगभग 80 किलोमीटर तक का जो 4 लेन निर्माण हुआ है, एक बहुत बड़ा काम हुआ है देवरिया जिले के लिए। वहीं मेडिकल कॉलेज की बात की जाए तो मेडिकल कॉलेज भी देवरिया में नहीं था। 2017 और 2022 के बीच मेडिकल कॉलेज का निर्माण हुआ है। लेकिन इसके अलावा भी अगर बात की जाए, एक जमाने में देवरिया जिला जो है गन्ना किसानों का गढ़ था। यहाँ जब कुशीनगर देवरिया एक जिला हुआ करता था 1993 के पहले, तो यहाँ 13 शुगर मिलें हुआ करती थी और उसी शुगर मिलों के आमदनी से किसान समृद्ध होते थे, अपनी लड़कियों का हाथ पीला करते थे, अपने घर का खर्चा चलाते थे, मकान बनवाते थे। लेकिन आज हालात यह है कि देवरिया जिले में जब बंटवारे के बाद 5 शुगर मिल देवरिया जिले को मिला, उसमें 4 औने पौने दामों पर बेच दी गई। एक किसी तरह से चल रहा है, उसका नाम है प्रतापपुर शुगर मिल, जो भाटपारा रानी विधानसभा क्षेत्र के अंतर्गत आता है। वो अभी मरासन स्थिति में पड़ा हुआ है। तो अगर हम विकास की बात करें तो सड़कों का विकास हुआ है, स्वास्थ्य के क्षेत्र में विकास हुआ है, शिक्षा के भी क्षेत्र में विकास हुआ है। लेकिन अगर उद्योग की बात करें तो कहीं न कहीं देवरिया जिले में उद्योग की अनदेखी की गई है, जो आज नाकाफी दिख रही है। बिल्कुल। अगर एक और सवाल यहाँ पर संजय की जातीय समीकरण कितनी ज्यादा देखी जाती है देवरिया में, क्योंकि हर पार्टी, हर राजनीतिक दल जाता है, अलग अलग जिलेवार दौरे करता है और राजनीतिक दल जरूर जातीय समीकरणों को साधने की कोशिश करता है। तो क्या देवरिया भी वो जिला है जहां पर जातीय समीकरण साधने की कोशिश अलग अलग राजनीतिक पार्टियां करती हैं? बिल्कुल, आपने सही कहा। देवरिया जिले में भी जितने भी हमारे प्रमुख राजनीतिक दल हैं, वो जातीय आधार पर ही टिकट का बंटवारा करते हैं कि किस विधानसभा क्षेत्र में किसकी बाहुल्यता है, किस जात के लोग ज्यादा हैं, उसी के आधार पर वो कैंडिडेट तय करते हैं और कैंडिडेट को मैदान में उतार करके चुनाव जीतने की कोशिश करते हैं। यह हम पिछले लगभग 5 विधानसभा का चुनाव और 4 लोकसभा का चुनाव का कवर करते आ रहे हैं, जो मैंने अब तक देखा है। और इसी को आधार बना करके जो प्रमुख राजनीतिक दल हैं वह अपना जीत सुनिश्चित करना चाहते हैं, जो अब तक देखा गया है। तो कहीं न कहीं जो जाति समीकरण है, जाति जो मुहिम है, वो आज भी यहाँ भी है और उसी को लेकर के हर राजनीतिक दल उसको साधने की कोशिश में बिल्कुल लगे रहते देखिए, हैं। जातीय समीकरणों को साधने की कोशिश हर जिले में की जाती है और देवरिया भी उससे अछूता नहीं है। देवरिया में भी अलग अलग राजनीतिक दल जाते हैं और जातीय समीकरणों को साधने की कोशिश करते हैं। हालांकि अगर हम देवरिया सीट पे किसी एक राजनीतिक दल की बात करें, किसकी पकड़ अच्छी है, तो वो है बीजेपी, क्योंकि बीजेपी की 6 सीटों पर कब्जा है। फिलहाल इस पूरी जानकारी के लिए संजय आपका बहुत बहुत मैं शुक्रिया करूंगी। और फिलहाल आज दंगल में इतना ही। मुझे दीजिए इजाजत। सहारा प्रणाम।